हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पॉइंटर्स। स्टूडेंट्स, वैसे इनको फुल ही हम पॉइंटर वेरिएबल्स बोलते हैं, लेकिन कई लोग सिंपली पॉइंटर से काम चला लेते हैं। तो खैर पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पॉइंटर होते हैं स्टूडेंट्स, ए पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम पॉइंटर बोलते हैं, और एक्चुअल में ये पॉइंटर्स का काम होता है दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करना। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं वेरिएबल्स वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, टेम्परेरी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, और जब ये वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं तो वेरिएबल क्या एक मेमोरी का काम कर रहे हैं। जैसे मेमोरी में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो मेमोरी के लिए यहाँ पे हमने वेरिएबल्स का यूज़ किया। वेरिएबल्स में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन जब हम वेरिएबल में डाटा स्टोर कर रहे हैं तो जब डाटा कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो ही रहा है, तो जहाँ भी वो स्टोर हो रहा है उसका एक एड्रेस भी होगा। उस एड्रेस को डिटेक्ट करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। पॉइंटर वेरिएबल्स क्योंकि एड्रेस को स्टोर कर लेते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को, वैल्यू के एड्रेस को। तो मतलब देखो, जब भी हम कोई वेरिएबल से वैल्यू स्टोर करते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो वैल्यू जो उसमें स्टोर हुई है, और दूसरा उस वेरिएबल का एड्रेस। तो एड्रेस का पता लगाने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल का यहाँ पे सिंपली यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने एक नीचे एग्जांपल लिखा है, मैंने यहाँ लिखा इंट स्टार पी कोमा नम इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ नम इज इक्वल टू 10 तो हमें सिंपली समझ में आ रहा है कि नम एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 10 वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। लेकिन स्टार पी क्या है स्टूडेंट? ये स्टार पी ही हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे स्टार पी ही एक पॉइंटर वेरिएबल है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने नीचे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है पी इज इक्वल टू एम्परसेंड नम, क्योंकि हमें पता है कि एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस ऑपरेटर। तो एक्चुअल में नम वेरिएबल के एड्रेस को हम स्टोर कर रहे हैं पी के अंदर, पी वेरिएबल में, और पी वेरिएबल को हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है कि वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो हमारी यहाँ पे पिक्चर क्लियर होगी कि पी इज़ ए पॉइंटर वेरिएबल जिसे हम स्टार पी से स्टार के साथ इंडिकेट करते हैं, स्टार उसकी स्टार्टिंग में लग जाता है, और नीचे हमने नम वेरिएबल के एड्रेस को उसके अंदर स्टोर कर लिया। तो स्टूडेंट्स, स्टार को हम क्या बोलते हैं? हेयर स्टार इज कॉल्ड इन डायरेक्शन ऑपरेटर और डी रिफरेंस ऑपरेटर। तो इस स्टार को हम डी रिफरेंस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं और इन डायरेक्शन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, जबकि एम्परसेंड को हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं और इसको हम रिफरेंस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, एम्परसेंड को हम रिफरेंस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से स्टार को हम इन डायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, साथ के साथ हम इसको डी रिफरेंस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। आगे चलें स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम एक पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है हैश इंक्लूड stdio.h। फिर उसके बाद मैंने दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है हैश इंक्लूड conio.h। उसके नीचे मेरा मेन फंक्शन है void main, और फिर मैंने मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट किया है ओपन करली ब्रेस के साथ, और इसमें स्टूडेंट मैंने लिखा है इंट स्टार पी। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि मैं हमेशा पी को ही यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्या सिर्फ पी ही वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आइडेंटिफायर है, आप कोई भी नाम ले सकते हो, लेकिन जो भी आप नाम लिखोगे उससे पहले आप स्टार लगा देना बस। यहाँ पे मैंने स्टार पी लिखा है, आप स्टार एक्स, स्टार वाई, स्टार जेड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंट स्टार पी पी यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया। नम मैंने नॉर्मल वेरिएबल ले रखा है जिसके अंदर मैंने इसको 10 से इनिशियलाइज कर रखा है। फिर नीचे स्टूडेंट मैंने लिखा है पी इज इक्वल टू एम्परसेंड नम। नम वेरिएबल की जो एड्रेस है उसको हमने पी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, क्योंकि पी इज़ ए पॉइंटर वेरिएबल। तो इसमें लिखा भी हुआ है मैंने कमेंट बॉक्स कमेंट में एड्रेस ऑफ नम इन पॉइंटर पी। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने CLR SCR लिखा है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर स्टूडेंट्स प्रिंट एफ में मैंने लिखा \n। \n मैंने आपको बताया कि न्यू लाइन करेक्टर होता है न्यू लाइन पे आने के लिए। तो प्रिंट एफ में \n में मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ नम इज़ %t कॉमा नम। स्टूडेंट्स, आज तक हम ये स्टेटमेंट यूज़ करते ही आए हैं। इसमें आपको नम वेरिएबल की सिंपली वैल्यू हमने शो करनी है, तो मैंने %t कंट्रोल स्पेसिफाई लिया है यहाँ पे, और मैंने नम वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे शो करवा दिया, जो कि यहाँ पे शो करेगा 10। यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ नम इज़ 10। उसके बाद सेकंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ \n एड्रेस ऑफ नम इज़, मैंने यहाँ पे एक अलग कंट्रोल स्पेसिफाई यूज़ किया स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना। एक अलग मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई यहाँ यूज़ किया है, जो मैंने लिखा है %p। स्टूडेंट्स, कभी भी आपको एड्रेस दिखाना हो तो हम %p फॉर्मेट स्पेसिफायर का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं एड्रेस दिखाने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने %p फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया एड्रेस दिखाने के लिए। तो
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिखा कोमा एम्परसेंड नम, क्योंकि हम सबको पता है कि एम्परसेंड नम का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ नम। तो ये नम वेरिएबल के एड्रेस को शो कर देगा कि वो मेमोरी में किस लोकेशन पर है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में स्टूडेंट्स मैंने परसेंट पी यूज़ किया है, और जबकि वहाँ पे मैंने नम वेरिएबल के साथ एम्परसेंड साइन यूज़ किया, ये ध्यान देना आप। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड स्टेटमेंट मैंने लिखा प्रिंट एफ \n न्यू लाइन के लिए, और फिर लिखा है वैल्यू ऑफ नम इज़ %d। लेकिन स्टूडेंट्स इस पर मैंने नम वेरिएबल को यूज़ करने के बजाय मैंने लिखा स्टार पी लिखा है स्टूडेंट्स। तो नम वेरिएबल की मुझे वैल्यू शो करनी है। ऊपर तो जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसमें मैंने नम वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्ट दिखाया था, लेकिन यहाँ नम वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्ट ना दिखा के मैंने स्टार पी को यूज़ किया, मतलब मैंने पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स जब हम पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हैं और स्टार के साथ यूज़ करते हैं, तब वो वैल्यू को ही रेफरेंस करता है यहाँ पे। तो ये वैल्यू को ही यहाँ पे शो करेगा, मतलब यहाँ पे भी आपको 10 ही शो करेगा, यहाँ पे दिखाएगा वैल्यू ऑफ नम इज़ 10। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट एक तरीके से सेम हो जाएगी यहाँ पे। अब स्टूडेंट बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। इसमें लिखा हुआ है \n एड्रेस ऑफ नम इज़ %p यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कोमा p। स्टूडेंट्स थर्ड स्टेटमेंट में और फोर्थ स्टेटमेंट में डिफरेंस देखो। जो मेरी थर्ड स्टेटमेंट है उसमें मैंने लिखा हुआ है स्टार p, जबकि फोर्थ स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ p लिखा हुआ है, मैंने उसके कोई स्टार नहीं लगाया। तो स्टूडेंट्स जब हम पॉइंटर वेरिएबल के साथ इनडायरेक्शन ऑपरेटर या डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो वो वैल्यू को इंडिकेट करता है। जब हम पॉइंटर वेरिएबल को बिना इनडायरेक्शन ऑपरेटर कह लो या डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो वो एड्रेस को लोकेट करता है। तो ऊपर वाले में मैंने जब स्टार पी लिखा है तो वो वैल्यू को नीचे वहाँ पे दिखाएगा, वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, जबकि नीचे मैंने सिंपली लिखा है पॉइंटर वेरिएबल को और विदाउट स्टार के लिखा है, तो ये एड्रेस को शो करेगा। तो यहाँ एड्रेस ऑफ नम इज़ आपको जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को शो कर देगा। ये एड्रेस हम नहीं बता सकते स्टूडेंट्स, ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, मेमोरी का एड्रेस है, तो मेमोरी का एड्रेस कुछ भी हो सकता है। अलग अलग कंप्यूटर्स में ये एड्रेस आपको अलग अलग भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एड्रेस तो हम बता ही नहीं सकते कि मेमोरी में किस एड्रेस पे आपका वेरिएबल स्टोर हुआ है। हाँ, वैल्यू का हमें जरूर पता लगेगा कि वो उसकी वैल्यू क्या है। तो लास्ट में स्टूडेंट्स मेरी स्टेटमेंट आ गई गेट ch, जो यूजर के लिए वेट करता है कि वो कोई करेक्टर प्रेस करे, करेक्टर को एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पे रुका रहता है। तो इस बहाने हम आउटपुट भी देख लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे वेट करता रहता है। तो लास्ट में कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दिया, हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को राइट करोगे, कंपाइल करोगे और एग्जीक्यूट करके देखोगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ, एग्जांपल 2। ये भी पॉइंटर वेरिएबल का ही एग्जांपल है स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करके, उसका नाम है stdio.h। फिर दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड कर रखा है मैंने conio.h को। फिर उसके बाद मेन फंक्शन है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा हुआ है void main। फिर पहले की तरह स्टूडेंट्स मैंने इसमें पॉइंटर वेरिएबल ले रखा है, मैंने स्टार पी लिखा है। मैं फिर बता देता हूँ, पी कोई आइडेंटिफायर हो सकता है, यहाँ पे मैं स्टार एक्स भी यूज़ कर सकता हूँ, स्टार वाई, स्टार जेड कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। और कॉमा मैंने नम इज इक्वल टू 10 लिया। नम इज एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसे मैंने 10 के साथ इनिशियलाइज कर दिया। हम चाहें तो यूज़र से भी ये वैल्यू एक्सेप्ट करवा सकते हैं। खैर स्टूडेंट्स, मैंने नीचे लिखा पी इज इक्वल टू %num, मतलब नम वेरिएबल के एड्रेस को मैंने पी में स्टोर कर दिया, क्योंकि पी इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल। और हमने पढ़ा भी है कि पॉइंटर वेरिएबल एक स्पेशल टाइप के पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं जो दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही काम किया, हमने एड्रेस को यहाँ पे स्टोर करवाया है। फिर स्टूडेंट्स मैंने उसके नीचे लिखा है स्टार पी प्लस इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स मैंने पी के साथ स्टार यूज़ किया है, सिंपली पी यूज़ नहीं किया, ये ध्यान देना आप। मैंने बताया था कि अगर हम सिंपली पी लिखते हैं तो वो एड्रेस को इंडिकेट करता है, लेकिन अगर स्टार के साथ हम पी को यहाँ पे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। तो स्टूडेंट मैंने जब लिखा स्टार पी प्लस इज इक्वल टू 1, तो ये क्योंकि नम की वैल्यू थी 10 और नम वेरिएबल के एड्रेस को हमने स्टोर किया पी के अंदर, तो स्टार पी की वैल्यू भी 10 ही मिलेगी। स्टार पी की वैल्यू क्या होगी, 10 ही होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार पी प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब 10 में एक ऐड करके दोबारा पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर देगा, तो स्टार पी की वैल्यू हो जाएगी 11। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना, एड्रेस वही रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस वही रहेगा, सेम रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स नम की वैल्यू 10 थी और उसके एड्रेस को मैंने पी के अंदर स्टोर किया था, और जब मैंने उस वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है तो इसका मतलब वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। नम वेरिएबल की वैल्यू अब 11 हो चुकी है,
जबकि एड्रेस उसका सेम ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आगे स्क्रीन को क्लियर किया। फिर प्रिंट एफ में बैक स्लैश में मैंने वैल्यू को दिखा दी, नम वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया हमने सिंपली %d, और यहाँ पे मैंने लिखा कोमा नम। तो यहाँ ये दिखाएगा वैल्यू ऑफ नम इज़ क्या दिखाएगा, 10 दिखाएगा, 11 दिखाएगा। कोई स्टूडेंट बताने लायक है? कोई स्टूडेंट बताएगा? तो स्टूडेंट्स ये 11 डिस्प्ले करेगा क्योंकि हमने पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया, हमने एक्चुअली में चेंज किया है नम वेरिएबल की वैल्यू को। क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल तो कुछ भी नहीं है, पॉइंटर वेरिएबल तो सिर्फ एड्रेस को स्टोर कर रहा है। पॉइंटर वेरिएबल क्या कर रहा है, सिर्फ नम के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। और जब हमने स्टार p प्लस इजिकल टू 1 किया है, तो स्टार अगर हमने यूज़ किया है तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, उसके एड्रेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, एड्रेस तो सेम ही रहेगा, तो वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू में हमने इंक्रीमेंट किया है। लेकिन फिर इस बार कह दूँ कि वो जो वैल्यू है वो नम वेरिएबल की चेंज हुई है, पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो इसलिए मैं अगर यहाँ पे नम दिखाऊंगा, नम वेरिएबल की वैल्यू शो कर रहा हूँ, तो वो 11 शो करेगा। उसके नीचे स्टोर मैंने लिखा है एड्रेस ऑफ नम इज़ %p, %num, यहाँ पे नम वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर देगा। फिर मैंने स्टूडेंट लिखा है वैल्यू ऑफ नम इज़ %d, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है $p, तब भी यहाँ पे 11 शो करेगा। मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों में 11 शो करेगा, क्योंकि $p क्या है, आपके नम वेरिएबल की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। $p कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, $p सिर्फ एड्रेस को स्टोर कर रहा है। लेकिन सिंपली p लिखने से वो एड्रेस को दिखाता है, और $p लिखने से वो नम वेरिएबल की वैल्यू को दिखाता है। मतलब मैं यही कह रहा हूँ, $p वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर रहा, खुद की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर रहा, वो नम वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है $p। ठीक है, तो ये $p मैंने लिखा है, तो ये नम वेरिएबल की वैल्यू को शो कर देगा, जो कि अब 11 हो चुकी है। उसके नीचे स्टूडेंट मैंने लिखा है एड्रेस ऑफ नम इज़ %p, यहाँ पे तो मैंने बताया था कि अगर $p लिखते हैं तो वो वैल्यू को शो करता है नम वेरिएबल की, और सिंपली p लिखते हैं तो वो एड्रेस को शो करता है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सेम है, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे सेम काम कर रही हैं। गेट सेट स्टूडेंट्स पहले की तरह आपकी वेट कर रहा है कि आप कोई की प्रेस करो। आगे चलें स्टूडेंट्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? तो स्टूडेंट्स थर्ड एग्जांपल और देख लेते हैं। इस एग्जांपल में मैंने स्टूडेंट्स stdio.h फाइल को इंक्लूड किया है, उसके नीचे मैंने conio.h फाइल को इंक्लूड किया है। फिर मेरा मेन फंक्शन है स्टूडेंट्स, और मेन फंक्शन की बॉडी में मैंने सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल लिया है int $p, और एक नम वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू को मैंने 10 से यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। फिर नीचे स्टूडेंट मैंने लिखा है p इज इक्वल टू %num, मतलब नम वेरिएबल के एड्रेस को हम p वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। p इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल, और पॉइंटर वेरिएबल का काम ही होता है दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करना। तो उसके बाद स्टूडेंट मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर स्टूडेंट्स मैंने प्रिंट एफ में पहली जो स्टेटमेंट लिखी है \n, वैल्यू ऑफ नम इज़ %d, और यहाँ पे मैंने लिखा कोमा नम ++। स्टूडेंट इस सेम स्टेटमेंट में मैंने नम ++ लिखा है, ++ नम नहीं लिखा। और जब मैंने नम ++ लिखा है तो इसका मतलब नम की वैल्यू पहले यूज़ होगी और बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो नम की वैल्यू पहले यूज़ हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ नम इज़ 10, क्योंकि नम की वैल्यू इस टाइम पे क्या 10 है, तो पहले नम की वैल्यू यूज़ हो जाएगी यहाँ पे, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ नम इज़ 10। लेकिन क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, इस स्टेटमेंट में तो आपको ये शो करेगा वैल्यू ऑफ नम इज़ 10, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद नम की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 11 हो चुकी होगी। अगली स्टेटमेंट में एड्रेस ऑफ नम इज़ %p, %num, एड्रेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, एड्रेस तो सेम ही शो करेगा, क्योंकि एड्रेस तो नम वेरिएबल का एड्रेस बता रहा है ना। अब नम वेरिएबल की वैल्यू आप बेशक चेंज कर दो, लेकिन उसका एड्रेस तो वही रहेगा। तो वैल्यू में चेंज हुआ है, एड्रेस वही है, तो यहाँ पे एड्रेस शो कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने नीचे लिखा है वैल्यू ऑफ नम इज़ %d, फिर मैंने लिखा ++*p। स्टूडेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट में और नीचे वाली स्टेटमेंट में ये फ़र्क है कि वहाँ पे मैंने नम ++ किया था, पहले नम वेरिएबल की वैल्यू यूज़ होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो नम वेरिएबल की वैल्यू इस टाइम पे कितनी चल रही है, 11 चल रही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया ++*p। तो ++*p का मतलब क्या है कि मैंने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यहाँ पे यूज़ किया है, तो सेम स्टेटमेंट में ही नम वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब क्योंकि नम वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, लास्ट 11 थी, तो यहाँ पे नम वेरिएबल की वैल्यू 12 हो चुकी है। ये क्या शो करेगा, वैल्यू ऑफ नम इज़ 12। मैंने ये कमेंट में दिखा भी रखा है, वैल्यू ऑफ नम इज़ 12, क्योंकि 11 तो पहले हो चुकी थी, एक का इंक्रीमेंट और हो गया, 12 हो गया, क्योंकि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है तो इसलिए 12 शो कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने लिखा एड्रेस ऑफ नम इज़
मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एड्रेस में तो कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, वैल्यू में चेंज हुआ है। तो यहाँ नम जो वेरिएबल है उसका एड्रेस सेम ही रहेगा, चाहे मैं एम्परसेंड नम लिखूँ या सिंपली पी लिखूँ। तो आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे अलग होगी थोड़ी सी, लेकिन सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सेम है। यहाँ पे सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सेम है, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में फ़र्क आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछिएगा, नहीं तो आप इस प्रोग्राम को लिखना है, आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट करके देखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब ये तो अभी तक जो हम बात चल रही थी सिंपल वेरिएबल्स की बात चल रही थी। मतलब हम एक वेरिएबल्स की बात कह रहे थे, वेरिएबल्स की वैल्यू को कैसे स्टोर किया जाता है, वेरिएबल के एड्रेस को कैसे स्टोर किया जाता है, फिर उसकी वैल्यू को पॉइंटर वेरिएबल्स के थ्रू कैसे इंडिकेट किया जा सकता है, उसके एड्रेसेस को कैसे इंडिकेट किया जा सकता है, कैसे डिस्प्ले करवाया जा सकता है, वो सारा हमने पढ़ा। अब बात आती है एरेज की, क्योंकि जहाँ पे हम वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम एरेज भी तो स्टोर कर रहे हैं, एरेज में भी हम बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बेस एड्रेस क्या होता है किसी भी एरे का। द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे इज कॉल्ड इट्स बेस एड्रेस। मान लो मेरा जो एरे है उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो जो सबसे पहला वाला एलिमेंट होगा जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मैंने बताया 5 एलिमेंट्स हैं, तो पहले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 0, और लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस मेरे एरे का बेस एड्रेस होगा। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे इज कॉल्ड इट्स बेस एड्रेस। तो एक एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है उस एड्रेस को उसका बेस एड्रेस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल दिखा रखा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप सिंपली वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं तब तो हम एम्परसेंड यूज़ करते हैं। आपने पिछली स्टेटमेंट में देखा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे p इज इक्वल टू एम्परसेंड नम। ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है मेन फंक्शन में, जिसमें मैंने लिखा हुआ है p इज इक्वल टू एम्परसेंड नम, तो यहाँ पे नम एक सिंपल वेरिएबल था जिसके एड्रेस को मैंने स्टोर कर लिया। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है p इज इक्वल टू एर। मैंने एर से पहले कोई एम्परसेंड यहाँ पे यूज़ नहीं किया, ये ध्यान देना, मैंने एर जो है इससे पहले कोई एम्परसेंड यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे p तो एक पॉइंटर वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है, जबकि ARR जो मैंने लिखा हुआ है वो एक एरे को इंडिकेट कर रहा है। और जब हम एरे के एड्रेस को, मतलब बेस एड्रेस को, एरे के एड्रेस को या एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को, या हम कह लें कि बेस एड्रेस को, जब हम पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो हमें वहाँ पे एम्परसेंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि एरे का नाम अपने आप में पॉइंटर है। ये जो मैं स्टेटमेंट्स आपको बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्टेटमेंट्स को नोट कर लें। पहली स्टेटमेंट मैंने ये बताई कि एम्परसेंड की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं एक पॉइंटर में एरे को स्टोर कर रहा हूँ तो उसका मतलब मैं सिंपली उसके बेस एड्रेस को स्टोर कर रहा हूँ। आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है वो सिंपली बेस एड्रेस को यहाँ पे स्टोर कर रहा है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि एरे का नाम अपने आप में ही एक पॉइंटर है। मतलब पॉइंटर का मतलब मुझे वहाँ पे कोई एम्परसेंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एड्रेस ऑपरेटर देने की ज़रूरत नहीं है, एरे का नाम ही काफ़ी है एज ए पॉइंटर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ एर इन पॉइंटर p। तो जो आपका एरे है एर नाम से हमने कर रखा है, उसका जो बेस एड्रेस है उसको हम पॉइंटर p वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे p आपका पॉइंटर हो गया, जबकि एर आपका एक एरे होगा। ये लिखा भी हुआ है हेयर p इज़ ए पॉइंटर एंड एर इज़ एन एरे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, ये हम फोर्थ एग्जांपल करने जा रहे हैं कि पॉइंटर वेरिएबल्स का हम यूज़ कैसे करते हैं जब हम एरे के केस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे stdioh फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको इन वीडियोस में जितने भी प्रोग्राम्स बता रहा हूँ सारे प्रोग्राम्स लिखे गए हैं प्रॉपरली उनको कंपाइल किया गया है, प्रॉपरली उनको एग्जीक्यूट करके देखा गया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बता रहा, सारे प्रोग्राम ही कंपाइल्ड और एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहली हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड किया है हैश इंक्लूड stdioh.h। दूसरी हेडर फाइल को मैंने इंक्लूड किया है हैश इंक्लूड conio.h। तो दो हेडर फाइल्स को हमने इंक्लूड करके यहाँ पे stdioh.h और conio.h। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली यूज़ हो सकते हैं, उनके लिए हमें इन हेडर फाइल्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स मेरा मेन फंक्शन है वर्ड मेन,
और मेन फंक्शन की बॉडी को मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले रखे हैं। मैंने पहला वो पॉइंटर वेरिएबल ले रखा है इंट स्टार पी, तो स्टार पी इज़ ए पॉइंटर वेरिएबल। फिर कॉमा नम, और इसका साइज मैंने ले रखा है 5। यहाँ पे जो नम है वो एक इंडिकेट कर रहा है एक एरे को, और ये एरे है 5 एलिमेंट्स का, और 5 के 5 एलिमेंट्स मेरे इंटीजर टाइप के हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंट डाटा टाइप का यहाँ पे यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसमें स्टैटिक इनिशियलाइजेशन भी कर रखा है इन 5 ये जो 5 एलिमेंट्स वाला एरे है, तो इसका मैंने स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर दिया। मैंने करली ब्रेसेस के अंदर 5 एलिमेंट्स की वैल्यूज दे दी, 34, 45, 32, 78, 63। तो ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि नम 0 है, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है जो जिसकी वैल्यू 0 है उसमें मैंने वैल्यू स्टोर किया 34। इसी तरीके से इंडेक्स नंबर 1 में मैंने वैल्यू स्टोर किया 45, इंडेक्स नंबर 2 में मैंने वैल्यू स्टोर किया 32, इंडेक्स नंबर 3 में मैंने वैल्यू स्टोर किया 78, और इसी तरीके से लास्ट इंडेक्स जो कि इंडेक्स नंबर 4 है उसमें मैंने वैल्यू स्टोर किया 63। तो सिंपली ये मेरा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो गया रहेगा। पॉइंटर वेरिएबल मैंने ले रखा है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा p इज इक्वल टू नम। इसका मतलब मैं नम जो मेरा एरे है उसके बेस एड्रेस को मैं स्टोर कर रहा हूँ डायरेक्टली मेरे पॉइंटर वेरिएबल में। तो इसका कहने का मतलब है जो 34 है ना, ये 34 है आपका एरे के अंदर, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 0। तो मान लो इसका एक एड्रेस भी है, मान लो इसका एड्रेस है 100, तो उस एड्रेस को हमने स्टोर कर दिया पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू इस टाइम पे क्या हो जाएगी 100, और 100 एक्चुअल में एड्रेस है आपका 34 का, जो कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्लियर स्क्रीन किया, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया मैंने स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने लिखा बैकस्लैश n न्यू लाइन पे आने के लिए, और यहाँ मैंने लिखा बेस एड्रेस ऑफ नम इज़ %p, p। तो स्टूडेंट्स क्योंकि p के अंदर हमने नम एरे का जो है बेस एड्रेस स्टोर किया है, तो यहाँ पे बेस एड्रेस को डायरेक्टली शो कर देगा अगर मैं p वेरिएबल को वहाँ पे रखता हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया है, बेस एड्रेस ऑफ नम इज़ %p, और मैंने यहाँ पे p रखा है। तो p का मतलब है एड्रेस को शो करेगा, और एड्रेस का मतलब यहाँ पे बेस एड्रेस को स्टोर करेगा एड्रेस एरे को। मान लो एक बार मान लो कि जो मेरा इंडेक्स नंबर 1 है जिसकी वैल्यू 34 है, उसका मान लो जो एड्रेस है वो है 100, तो नेक्स्ट एलिमेंट है 45, उसका क्या होगा 102 हो जाएगा। इसी तरीके से 32 का एड्रेस हो जाएगा 104, इसी तरीके से 78 का हो जाएगा 106, फिर 63 का हो जाएगा 108। इस तरीके से हर बार 2 बाइट्स उसमें जुड़ते रहेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आपसे कोई पूछ सकता है कि पॉइंटर वेरिएबल का साइज़ कितना होता है। तो पॉइंटर वेरिएबल का साइज़ हमेशा 2 बाइट्स होता है, क्योंकि हम पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस होता है उसको हमेशा हम इंटीजर टाइप का मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स नोट कर लो। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉइंटर वेरिएबल का साइज़ कितना होता है, तो पॉइंटर वेरिएबल का साइज़ 2 बाइट्स होता है, क्योंकि ये एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, और एड्रेसेस हम इंटीजर ही मानते हैं, इंटीजर टाइप के ही मानते हैं, और इंटीजर का मतलब है 2 बाइट्स। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को देखें अब हम। तो स्क्रीन को क्लियर कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने पहला प्रिंट एफ फंक्शन लिखा है, उसमें मैंने बेस एड्रेस को शो कर दिया, जो कि p वेरिएबल के साथ हम स्टोर करवा सकते हैं। फिर उसके नीचे स्टूडेंट मैंने लिखा प्रिंट एफ वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट इज़ $d, और यहाँ पे मैंने $p लिखा है। तो स्टार मैंने बताया था आपको, सिंपली p लिखता हूँ तो वो एड्रेस को इंडिकेट करता है। स्टार के साथ हम पॉइंटर वेरिएबल को लिखते हैं तो वो डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ कर रहा है एक तरीके से, और वहाँ पे वो वैल्यू को शो करेगा। तो यहाँ पे $p लिखा है और %d लिखा है, तो ये 34 को यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरी थर्ड प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, उसमें मैंने लिखा है वैल्यूज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कोलन साइन, मतलब अब मैं एरे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को शो करवाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि एरे का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो मैंने वही लिखा है फॉर i इज इक्वल टू 0। मैंने इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट किया है, और लिखा है i सेमीकोलन के बाद लिखा है i लेस देन 5, मतलब 0 से लेकर 4 तक ये लूप चलेगा, और उसके बाद सेमीकोलन के बाद मैंने i प्लस प्लस लिखा है। तो इसका मतलब मैं हर बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू 0 होगी, और लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू इसमें 4 हो जाएगी। अब इस लूप के अंदर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है, उसके बाद मैंने \n की जगह मैंने लिखा है \t। तो स्टूडेंट्स \n होता है न्यू लाइन के लिए, लेकिन \t लिखा है तो ये एक हॉरिजॉन्टल टैब स्टॉप दे देगा। तो \t हॉरिजॉन्टल टैब स्टॉप के लिए, %d लिखा है मैंने स्टूडेंट्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और नीचे फिर मैंने कोमा के बाद लिख दिया $p। तो $p का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू है उसको शो कर देगा, क्योंकि अब मुझे हर एक एलिमेंट की वैल्यू चाहिए,
तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है मुझे लोकेशन में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो पॉइंटर वेरिएबल के लोकेशन है उनमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने स्टूडेंट्स नीचे लिखा पी प्लस प्लस। स्टूडेंट्स अगर मैं प्लस प्लस स्टार पी लिखता तो क्या होता, प्लस प्लस स्टार पी लिखते हैं तो हम पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन पी प्लस प्लस लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे कोई भी स्टार नहीं लगाया, सिंपली पी प्लस प्लस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम एड्रेस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस में 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं और मुझे पता है कि पॉइंटर का साइज़ 2 बाइट्स का है, तो ये 2 बाइट्स से आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये लूप जब चलेगा तो पहली बार तो आपको बेस एड्रेस में जो भी वैल्यू है वो शो कर देगा, लेकिन पी प्लस लगाने से क्या हुआ, हम बेस एड्रेस से नेक्स्ट वेरिएबल पे चले गए, तो नेक्स्ट वैल्यू पे चले गए। तो स्टूडेंट्स जब हमने पी प्लस लिखा तो इससे हुआ क्या, हमारा बेस एड्रेस भी चेंज हो गया। पहले बेस एड्रेस मान लो 100 था, जो 34 वाली वैल्यू है उसका बेस एड्रेस था 100, लेकिन जब मैंने पी प्लस किया तो क्या हुआ, एड्रेस में इंक्रीमेंट हो गया। एड्रेस में इंक्रीमेंट होने के बाद मतलब है कि मेरा बेस एड्रेस चेंज हो गया। अब बेस एड्रेस मेरा क्या हो गया, जो 45 नंबर है ना एरे के अंदर, तो 45 वाला जो एलिमेंट है इसका जो एड्रेस हो गया वो अब मेरा बेस एड्रेस हो गया। तो हर बार क्या होगा, बेस एड्रेस चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे लूप चलता रहेगा बेस एड्रेस चेंज होता रहेगा और हम स्टार पी से उस बेस एड्रेस को दिखाते रहेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स की सारी वैल्यूज़ को मुझे शो कर देगा। तो पी प्लस से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हम एड्रेस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। स्टार पी का यूज़ करते तो वैल्यू में इंक्रीमेंट करते, तो यहाँ हम एड्रेस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं और हमें पता है कि एरे के अंदर सारे एलिमेंट कंसेक्टिव हैं, कंसेक्टिव ऑर्डर में एरे की लोकेशंस पे स्टोर है। मान लो जैसे 34 है वो 100 पे स्टोर है, तो 45 102 पे स्टोर होगा, 32 106 पे स्टोर होगा, 78 108 पे स्टोर होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैं सारी की सारी वैल्यूज़ को शो करवाया मैंने पॉइंटर्स का यूज़ करके। आगे चले स्टूडेंट्स, अगला नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया पहले की तरह, फिर उसके नीचे मैंने कोनी ऑटो अटैच फाइल को इंक्लूड किया पहले की तरह स्टूडेंट्स, फिर मैंने मेन फंक्शन यूज़ किया और मेन के साथ मैंने वर्ड लगाया है, वर्ड क्यों लगाया वो आपको पता ही है। फिर ओपन करली ब्रेस का हमने यूज़ किया, इसमें मैंने स्टूडेंट लिखा है इंट स्टार पी एक पॉइंटर वेरिएबल है, कॉमा मैंने लिखा नम 5, मैंने एक एरे बनाया जिसमें 5 एलिमेंट्स है और मैंने वो 5 वैल्यूज़ यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दी सिंपली की सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो प्रोग्राम वही होगा ना, ये तो प्रोग्राम वही है सेम, सॉरी ये तो अभी हमने किया ही है। हाँ हम ये वाला कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो इसमें मैंने स्टार पी से एक पॉइंटर वेरिएबल लिया और मैंने इसका डाटा टाइप लिया कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स बेशक आपने वेरिएबल का डाटा टाइप बदल दिया हो, लेकिन आपको सही मायने में बताऊं कि जो पॉइंटर वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं जो कि एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस हमेशा 2 बाइट्स का ही माना जाता है। और वो इसलिए माना जाता है क्योंकि एड्रेस जो होता है उसे हम इंटीजर टाइप का ही मानते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक करेक्टर पॉइंटर ले लिया, मैंने लिखा है कैर स्टार पी कोमा, फिर मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, करेक्टर एरे ले लिया। स्ट्रिंग को मतलब हम करेक्टर एरे भी बोल सकते हैं। तो मैंने लिया str20 और मैंने इसमें स्टैटिक इनिशियलाइजेशन से वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया जिसमें मैंने लिखा राजेश। तो इसका मतलब स्ट्रिंग की जो इनिशियल वैल्यू है वो राजेश होगी यहाँ पे। और फिर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है p = str। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि जो मेरा str है, जो मेरा स्ट्रिंग एरे है, उसके जो बेस एड्रेस को हमने p पॉइंटर में स्टोर कर लिया। जो स्टार्टिंग एड्रेस था, मतलब जैसे राजेश है, राजेश में जो r है, क्योंकि ये सारे करेक्टर हैं, r एक करेक्टर है, a एक करेक्टर है, j एक करेक्टर है, e एक करेक्टर है, s एक करेक्टर है, h एक करेक्टर है। तो फर्स्ट करेक्टर इसमें r हो गया। तो r जिस भी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है उसके एड्रेस को हमने p पॉइंटर में यहाँ पे सिंपली स्टोर करवा दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्लियर स्क्रीन फंक्शन है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके नीचे स्टूडेंट्स मेरी पहली स्टेटमेंट है जो मैंने प्रिंट एफ के साथ यूज़ किया है। मैंने लिखा \n बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग इज स्टार पी। तो सिंपली स्टूडेंट्स में अगर मैं p लिखता हूँ तो मुझे बेस एड्रेस को स्टोर कर देगा, लेकिन अगर स्टार p लिखता हूँ तो वहाँ पे क्या स्टोर करेगा, r, क्या डिस्प्ले करेगा, r। तो वही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अगली स्टेटमेंट में यही है। तो प्रिंट एफ में मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ फर्स्ट करेक्टर इज़ %c लिखा है क्योंकि मुझे एक करेक्टर को ही शो करना है, तो %c हम यूज़ करते हैं। और कॉमा में मैंने लिख दिया स्टार पी। तो स्टूडेंट्स ऊपर मैंने p लिखा था
तो एड्रेस को स्टोर कर डिस्प्ले कर रहा था। नीचे मैंने स्टार पी लिखा है तो वैल्यू को शो करेगा, मतलब यहाँ पे आर को शो करवाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, पी इज इक्वल टू पी प्लस टू कर दिया। मतलब अगर मैं स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस टू करता तो क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मैं स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस टू करता तो इसका मतलब मैं वैल्यू में इंक्रीमेंट करने जा रहा हूँ, वैल्यू में मैं 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, एड्रेस में नहीं। और पी इज इक्वल टू पी प्लस टू का मतलब है मैं एड्रेस में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर ये स्टेटमेंट होती है स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस टू तो इसका मतलब मैं वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने लिखा है पी इज इक्वल टू पी प्लस टू, इसका मतलब मैं एड्रेस में 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। समझे बात आई? तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे अगर होता है स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस टू और नीचे मैं स्टार पी को डिस्प्ले करवा देता, तो इसका मतलब आर में मैं 2 का इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो आर के बाद 2 का इंक्रीमेंट जब हम करते हैं तो आर एस टी टी आता है, तो टी को डिस्प्ले करता है उस केस में। तो खैर बात छोड़ो, क्योंकि मैं तो एड्रेस में 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो एड्रेस में 2 का इंक्रीमेंट करने का मतलब यही है कि मेरा जो पहला जो मेरी वैल्यू थी, पहला जो बेस एड्रेस था वो आर का एड्रेस था, आर वेरिएबल का एड्रेस था, वो मेरा बेस एड्रेस था। लेकिन 2 का इंक्रीमेंट होने के बाद मतलब आर के बाद ए भी आएगा, फिर जे आएगा। तो जे वेरिएबल का जो एड्रेस है वो मेरा बेस एड्रेस बन गया। मेरा नया बेस एड्रेस क्या बन गया, जे जे का जो एड्रेस है वो मेरा नया बेस एड्रेस यहाँ पे बन गया। अब स्टूडेंट्स मैंने लिखा प्रिंट एफ स्ट्रिंग इज %s कॉमा मैंने लिख दिया पी। तो यहाँ पे मैं p की वैल्यू को शो कर रहा हूँ। p क्योंकि हमारे एड्रेस वो मतलब एरे के बेस एड्रेस को दिखाता है यहाँ पे, लेकिन मैंने स्टार %s यूज़ किया तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा। तो ये बेस एड्रेस मान के चलेगा j को। तो j से जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेरा एरे क्या बनता है, JESH। तो वो ये शो कर रहा है, ये j शो कर रहा है, JESH। अब स्टूडेंट्स मैंने लिखा है प्लस प्लस स्टार पी। इसका मतलब स्टूडेंट्स मैंने अब जो पॉइंटर एड्रेस जो मेरा बेस एड्रेस है उसमें जो भी वैल्यू है उसमें मैंने 1 का इंक्रीमेंट किया है। ऊपर तो स्टूडेंट मैंने पी जीरो टू पी प्लस टू लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस प्लस स्टार पी लिखा है। इसका मतलब जो मेरा पॉइंटर वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी, जैसे इस टाइम पे वैल्यू क्या है, जे है, स्टार पी को अगर मैं शो करवाता हूँ तो वैल्यू क्या शो करेगा, जे शो करेगा। तो अगर मैंने प्लस प्लस स्टार पी किया है तो इसका मतलब मैं जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट करने जा रहा हूँ। और जे की वैल्यू में जब मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो जे के बाद क्या आता है, के। तो मेरा वो कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने फिर नीचे डिस्प्ले भी करवा दिया, मैंने प्रिंट एफ लिखा स्ट्रिंग टू इज़ %s कॉमा पी लिख दिया। तो इसका मतलब ये पी जो है मेरा पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को शो कर देगा, जो कि जिसमें आपका बेस एड्रेस चेंज हो सकता है और बेस एड्रेस की हमने वैल्यू को भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ जे की जगह के हो जाएगा और ये दिखाएगा KESH केश। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान करना, अभी तक हमने जो भी चेंजेस किए वो सारे पॉइंटर वेरिएबल्स में चेंज किए और जब हम पॉइंटर वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं तो हम सिर्फ वैल्यूज़ में चेंज कर रहे हैं, एड्रेस में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, एड्रेस वही रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे बेस एड्रेस बदल जरूर दिया, लेकिन आपका जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो तो वही रही। तो स्टूडेंट्स मैंने वही कह रहा हूँ, नीचे न्यू स्ट्रिंग इज़ %s कॉमा, यहाँ पे मैंने str जो मेरा वेरिएबल है, मेरा जो एरे है उसकी वैल्यू को मैं शो कर रहा हूँ एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने %s लगाया है और कॉमा मैंने लिखा है str। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रिंग की वैल्यू को शो कर देगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इसमें जे की वैल्यू में चेंजेस कर चुका हूँ, जे की वैल्यू के हो चुकी है। तो यहाँ पे राजेश मैंने स्टोर करवाया था पहले, लेकिन यहाँ पे शो करेगा राकेश, राजेश की बजाय क्या शो करेगा, राकेश स्क्रीन पे। और नीचे स्टूडेंट गेट CH है, वो इसलिए यूज़र की वेट करने के लिए। तो स्टूडेंट समझ में आया क्या किया हमने पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस को स्टोर किया, बेस एड्रेस को स्टोर किया और फिर उस पॉइंटर वेरिएबल हमने यूज़ किया उसमें इंक्रीमेंट करके कुछ करके। तो जब हम पॉइंटर वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हम बेस एड्रेस में चेंजेस कर रहे हैं और बेस एड्रेस में चेंजेस करके मुझे नई स्ट्रिंग मिल रही है। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो तो मेरी str वेरिएबल में ही है और मैंने अब उस str स्ट्रिंग को यूज़ किया। यहाँ पे बस मैंने एक चेंजेस किया था, मैंने जो मेरा जे की वैल्यू थी उसमें मैंने इंक्रीमेंट कर दिया था, ये लिखा था ना मैंने प्लस प्लस स्टार पी, तो जे की वैल्यू वहाँ पे के हो चुकी है। तो राजेश की जगह वो राकेश शो कर देगा मुझे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। स्टूडेंट्स जैसे कि हम सिंपल पॉइंटर वेरिएबल की बात करें
तो पॉइंटर वेरिएबल वो स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या होते हैं? पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल वो स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं जो पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करते हैं। सिंपली पॉइंटर वेरिएबल तो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं और पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल्स पॉइंटर्स के एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो वही पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर वेरिएबल। ये मैंने आपको कहा है, एक वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, लेकिन एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, लेकिन पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो कैसे इंडिकेट करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल को? स्टूडेंट्स नीचे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा इंट स्टार पी एक सिंपल पॉइंटर है। फिर मैंने लिखा स्टार स्टार क्यू, ये जो मैंने लिखा है ना स्टूडेंट्स स्टार स्टार क्यू, ये पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है यहाँ पे। फिर कॉमा नम इजिकल टू 10 लिखा है मैंने स्टूडेंट्स। अब नम के एड्रेस को स्टोर करने के लिए मैंने लिखा है पी इजिकल टू %num, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जो आपका नम वेरिएबल था उसकी एड्रेस को मैंने पी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, लेकिन उसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिखी है क्यू इजिकल टू %p, क्योंकि हम सभी जानते हैं पी एक पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को मैं पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्यू इजिकल टू %p। तो यहाँ पे क्यू इज़ ए पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही पढ़ो और आई होप आप इन प्रोग्राम्स को समझोगे, इनको लिखोगे, इनको कंपाइल करोगे और एग्जीक्यूट करके देखोगे। स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है आपको ये थोड़ा इसमें डाउट रहा होगा, वो प्रोग्राम आपको दोबारा फिर समझा देता हूँ, मुझे लगता है ऐसा कुछ, इसीलिए सिर्फ इसी पर्पज़ से। तो स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा समझाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। मैंने तो अपनी कोशिश पूरी की है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज ना रहें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पी एक पॉइंटर वेरिएबल लिया था जो करेक्टर टाइप का था, मैंने स्ट्रिंग लिया जिसमें मैंने राजेश स्टोर किया है। नीचे स्टूडेंट मैंने लिखा पी इजिकल टू str, इसका मतलब जो मेरा स्ट्रिंग है, जो मेरा करेक्टर है, उसका जो बेस एड्रेस है, मतलब बेस एड्रेस का मतलब है आर जो इसमें आर करेक्टर है उसका जो एड्रेस है उसको हमने पी जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें हमने स्टोर किया है। अब स्टूडेंट मैंने क्लियर को स्क्रीन किया है, उसके बीच बाद मैंने लिखा बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग इज %p कॉमा p। तो p में बेस एड्रेस स्टोर है, उस बेस एड्रेस को वही शो कर देगा। नीचे लिखा है वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट इज $d कॉमा लिखा है यहाँ पे $p। तो स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे पता है कि पॉइंटर वेरिएबल में बेस एड्रेस स्टोर है और $p लिखोगे तो उस बेस एड्रेस पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को शो करेगा, जो कि r है, यहाँ पे r को यहाँ पे शो करेगा। उसके नीचे स्टूडेंट मैंने लिखा p इजिकल टू p+2। ऐसा p इजिकल टू p+2 करने से क्या हुआ, जो मेरा पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि वो एड्रेस को स्टोर कर रहा है पॉइंटर वेरिएबल, और अगर मैंने p इजिकल टू p+2 लिखा है तो इसका मतलब मैं एड्रेस में 2 का इंक्रीमेंट करने जा रहा हूँ। तो जब मैं एड्रेसेस में 2 लोकेशंस का इंक्रीमेंट करने जा रहा हूँ तो मुझे नई लोकेशन मिल जाएगी, मतलब पॉइंटर वेरिएबल में नया एड्रेस स्टोर हो जाएगा, जो भी नया होगा नया एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं r के बाद 2 लोकेशंस को ऐड करता हूँ तो j आता है ना, RAJ। तो j का एड्रेस मेरा p पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। j का एड्रेस पहले r का स्टोर था लेकिन अब j का स्टोर हो चुका है। और नीचे जब मैंने स्ट्रिंग इज %s कॉमा p लिखा है तो ये p की वैल्यू को शो करेगा। अगर मैं %p लिखता हूँ तो एड्रेस को शो करता है, %s लिखा है तो स्ट्रिंग को शो करेगा। और स्ट्रिंग में भी बेस एड्रेस मेरा j था तो j से स्टार्ट करते हुए स्ट्रिंग को शो कर देगा JESH। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने लिखा ++*p का मतलब है मैं वैल्यू में इंक्रीमेंट करने जा रहा हूँ, एड्रेस में नहीं, क्योंकि इस टाइम पे जो मेरा बेस एड्रेस है वो j है, j में एक इंक्रीमेंट करूँगा तो वैल्यू हो जाएगी k। तो मतलब j की जगह मैंने एक का इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू को बना दिया k, j की जगह वैल्यू हो चुकी है k। तो यहाँ पे जब मैं स्ट्रिंग 2 डिस्प्ले करवा रहा हूँ स्टूडेंट, मैं स्ट्रिंग 2 इज़ %s कॉमा p लिखा है तो ये जेश की बजाय क्या दिखाएगा, केश, KESH, केश। इतना हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक वैल्यू को सिर्फ मॉडिफाई किया है, जे की जगह मैंने के कर दिया है। अब स्टूडेंट्स ये सारा जो हम कर रहे थे, ये हम सारा कुछ जो भी चेंजेस कर रहे थे ये हम पॉइंटर के थ्रू कर रहे थे, जबकि जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो तो यूँ की यूँ ही है, str वेरिएबल में स्टोर है। तो अगर मैं उस न्यू स्ट्रिंग को दिखाना चाहता हूँ तो मैंने लिखा न्यू स्ट्रिंग इज़ %s कॉमा str। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रिंग जो है एरे उसको शो कर देगा,
लेकिन एक वैल्यू जो मैंने चेंजेस किए हैं वो तो मैंने एड्रेस में जाके चेंजेस किए हैं। तो एड्रेस में जाके चेंजेस किए हैं तो जे की जगह के हो जाएगा, ये राजेश की बजाय मुझे राकेश शो करेगा। तो ये स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन केवीएस और एनवीएस के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बल्कि नेट के एग्ज़ाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको इन प्रोग्राम्स को डायरेक्टली समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। आपको प्रोग्राम लिख के देखने हैं, कंपाइल करने हैं और एग्जीक्यूट करने हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।